प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स का पेपर जो कि सितंबर 2024 में आया था, हाफ ईयरली एग्ज़ाम था, उसका सलूशन करेंगे। जो टोटल मार्क्स थे वो 40 मार्क्स का ये पेपर था और 90 मिनट टाइम था। टोटल 17 क्वेश्चन थे इसके अंदर, जिसमें से 1 से 10 जो क्वेश्चन थे वो 1 अंक के थे। 11 से 12 जो क्वेश्चन है वो 3 अंक का है और 13 से 15 है वो 4 अंक का है। क्वेश्चन नंबर 16 और जो 17 है वो 6 अंक का है, यानी कि 2 लॉन्ग क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन है वो 1-1 नंबर के हैं। 11 और 12 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है वो 3-3 नंबर के हैं और 3 क्वेश्चन 13, 14 और 15 है वो 4 अंक के हैं। तो इस हिसाब से जो क्वेश्चन है आपको अटैम्प्ट करने हैं। तो आज का लेक्चर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर खिंच सकता है। ऑप्शन दे रखे, देश की जनसंख्या बढ़ जाती है, उत्पादन तकनीक अप्रचलित हो जाता है, आउटडेटेड हो जाता है, बेरोजगारी बढ़ जाती है, संसाधन बढ़ जाते हैं। व्हेन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट टू राइट। ऑप्शन है कंट्री पॉपुलेशन इंक्रीज, प्रोडक्शन तकनीक बिकम आउटडेटेड, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, रिसोर्सेज इंक्रीज। तो जो राइट आंसर होगा वो घ होगा, संसाधन बढ़ जाने से। देख लेते हैं कैसे। उत्पादन संभावना वक्र यानी कि जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है हमारा, वो दिए हुए साधनों और तकनीक से दो वस्तुओं के प्रोडक्शन को बताता है कि आप दो वस्तुओं का उत्पादन, जैसे हम एक्स वस्तु और वाई वस्तु अज्यूम करते हैं, तो दो वस्तुओं का कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये उत्पादन की मैक्सिमम संभावना को बताता है। तो उत्पादन वक्र का दाईं ओर शिफ्ट हो जाने का मतलब है कि अब आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो इन दोनों वस्तुओं का। एक्स वस्तु और वाई वस्तु जो हमने कंज्यूम मानी थी, अज्यूम की थी, तो उनमें से अब आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो। तो किन्हीं दो वस्तुओं का हम प्रोडक्शन ज़्यादा कब कर सकते हैं? जब हमारे पास या तो साधन की मात्रा बढ़ जाए या टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाए। क्योंकि जो उत्पादन संभावना वक्र है, दो चीज़ों को लेकर चलता है, एक तो साधन को और एक तकनीक को। तो जब तकनीक अच्छी हो जाएगी तब भी हम प्रोडक्शन है उसकी मात्रा को बढ़ा पाएंगे, या साधन की मात्रा यानी कि उपलब्धता है वो बढ़ जाएगी तब भी हम प्रोडक्शन ज़्यादा कर पाएंगे। जैसे अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हो, 4 घंटे की बजाय आप 6 घंटा पढ़ना शुरू कर दो, तो आपके पास टाइम ज़्यादा होगा पढ़ने का, तो आप ज़्यादा रिजल्ट लेके आओगे। तो जितने ज़्यादा साधन आपके बढ़ेंगे, प्रोडक्शन उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। तो जो आंसर होगा वो घ होगा, डी ऑप्शन होगा, रिसोर्सेज इंक्रीज। जब रिसोर्सेज आपके पास इंक्रीज हो जाएंगे तो जो रिजल्ट होगा वो भी इंक्रीज होगा, यानी कि जो उत्पादन संभावना वक्र है, जिसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलते हैं, पीपीसी, वो दाईं ओर खिसक जाता है। और जो बाईं ओर खिसकने का मतलब है कि आप प्रोडक्शन पहले से कम कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन काफ़ी आसान है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम क्या है? साधन कीमत सिद्धांत, आय और रोजगार सिद्धांत, कीमत सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। अल्टरनेटिव नेम गिवन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो अल्टरनेटिव नेम है वो प्राइस थ्योरी है, कीमत सिद्धांत इसको बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। उत्पादन किस के रिगार्डिंग है, किसके लिए उत्पादन किया जाए की समस्या का संबंध किससे है? ऑप्शन है संसाधनों का वितरण, तकनीक का चुनाव, उत्पादन का चुनाव, आय और धन का वितरण। तो किसी भी देश के अंदर 3 समस्याएं होती हैं। किन किन वस्तुओं और सेवा का उत्पादन किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए और उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो जो पहली समस्या होती है कि किन किन वस्तुओं और सेवा का उत्पादन किया जाए, कौन सी उपभोक्ता वस्तुओं का प्रयोग किया जाए, उत्पादन किया जाए, और कौन सी पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। दूसरी समस्या है उत्पादन कैसे किया जाए, यानी कि कौन सी तकनीक का हमें प्रयोग करना है। और थर्ड है किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो किसके लिए जो उत्पादन किया जाए की जो समस्या होती है वो आय और वितरण की समस्या होती है। द प्रॉब्लम of for whom to produce is relative to distribution of resources, choice of technique, choice of production, distribution of income and wealth। तो जो आंसर होगा वो डी होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हमारी पहली प्रॉब्लम में आती है, किन वस्तु और सेवा का उत्पादन किया जाए। क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, तो हमें चॉइस करना होता है कि कौन से संसाधन का प्रयोग किस वस्तु के उत्पादन के लिए जाए
और जो चॉइस ऑफ टेक्निक है यानी कि कौन सी तकनीक का चुनाव करना, ये हमारी दूसरी समस्या से रिलेटिव है। जबकि जो थर्ड प्रॉब्लम हमारी किसके लिए उत्पादन किया जाए, वो प्रॉब्लम होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, आय और धन का वितरण कैसे हो। क्योंकि जो भी हमने उत्पादन किया है वो अल्टीमेट कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा वो डिपेंड करेगा, तो वो वितरण से संबंधित है। और प्रोडक्शन को इकोनॉमिक्स में आय से रिलेट किया जाता है कि जो भी प्रोडक्शन है वो इनकम जनरेट करता है, वो धन है, तो वो जो प्रोडक्शन हुआ है उसका वितरण किन व्यक्तियों के बीच में होगा, तो जो आंसर होगा इसका घ होगा। क्वेश्चन नंबर 4, मांग का नियम किन वस्तुओं पर लागू नहीं होता। मांग का नियम हमें बताता है कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है अन्य बातें समान रहने पर, तो उस वस्तु की जो मांगी गई मात्रा है वो डिक्रीज हो जाती है। जैसे प्राइस इंक्रीज होगा तो जो मांगी गई मात्रा है वो घट जाएगी, और प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो मांगी गई जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी। यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है किसी वस्तु की मांग में और उसकी कीमत में। और मांग का नियम जिन वस्तुओं पर लागू नहीं होता, इसका मतलब है ऐसी वस्तुएं जिन पर जो मांग का नियम है वो नेगेटिव स्लोप न होकर, डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप न होकर पॉजिटिव स्लोप का हो, यानी कि धनात्मक संबंध हो। कीमत के बढ़ जाने से ऐसी वस्तुओं की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी, और कीमत के कम होने पर जो मांगी गई मात्रा है वो भी कम हो जाएगी। पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है जिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता। तो जो सामान्य वस्तुएं हैं उन पर मांग का नियम लागू होता है, लेकिन जो ग्रिफिन वस्तुएं हैं उन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। और जो क्वेश्चन पूछ रखा है वो पूछ रखा है किन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता, तो जो आंसर होगा वो बी होगा, ग्रिफिन वस्तुएं। ग्रिफिन वस्तुओं पर लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई। लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई ऑन ग्रिफिन गुड्स, तो जो आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, कार और पेट्रोल की मांग क्या कहलाती है। तो कार और पेट्रोल की मांग है वो पूरक मांग है, क्योंकि कार और पेट्रोल की मांग एक साथ की जाती है। जिन वस्तुओं की मांग एक साथ की जाती है उन्हें हम पूरक मांग कहते हैं। तो जो आंसर होगा वो ए होगा, डिमांड फॉर कार एंड पेट्रोल इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। क्वेश्चन नंबर 6, कुल लागत और कुल परिवर्तनशील लागत में अंतर दर्शाता है। ऑप्शन है औसत स्थिर लागत, सीमांत लागत, कुल स्थिर लागत, औसत लागत। जो कुल लागत है हमारी टोटल कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि जोड़ होता है टोटल फिक्स कॉस्ट का और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। तो जब हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट को जोड़ देते हैं तो हमारी कुल लागत कहलाती है। डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो हमें फाइंड आउट करना कि अगर हम टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो किसके बराबर होगा, तो वह इक्वल होगा टोटल फिक्स कॉस्ट के। क्योंकि टोटल कॉस्ट में से जब आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट को निकाल दोगे तो वो टोटल फिक्स कॉस्ट के इक्वल होगा। तो जो आंसर होगा वो सी होगा, टोटल फिक्स कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 7, बाजार कीमत का निर्धारण डैश में किया जाता है। तो जो बाजार कीमत निर्धारण होता है वो अति अल्पकाल में होता है। मार्केट प्राइस इज डिटरमाइंड इन वेरी शॉर्ट रन। क्वेश्चन नंबर 8, जब सरकार द्वारा किसी वस्तु की उच्चतम कीमत निर्धारित की जाती है तो उसे क्या कहते हैं। सरकार दो तरह से कीमतों को निर्धारित करती है, एक उच्चतम कीमत द्वारा, एक न्यूनतम कीमत द्वारा। तो जब वो उच्चतम कीमत निर्धारित करती है तो उसे हम अधिकतम कीमत कहते हैं, या सेलिंग प्राइस बोला जाता है। व्हेन द हाईएस्ट प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फिक्स द गवर्नमेंट देन दैट इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस। यानी कि अधिकतम कीमत वो कीमत होती है, इससे अधिक जो उत्पादक है वो इसकी कीमत को निर्धारित तो नहीं कर सकता है। ये जो अति आवश्यक वस्तुएं होती हैं जैसे दवाई वगैरह होती हैं तो उन केस में सरकार उच्चतम कीमत निर्धारित करती है। आगे क्वेश्चन 9, कुल आगम खत्म होने पर सीमांत आगम कैसे होगा। जो अगर टोटल रेवेन्यू है वो मैक्सिमम है तो हमारा एमआर क्या होगा, तो टोटल रेवेन्यू जब मैक्सिमम होता है तो एमआर हमारा 0 होता है। क्वेश्चन नंबर, पूर्ति वक्र का ढलान ऊपर की ओर होता है। ये बिल्कुल सही है। जो पूर्ति वक्र है यानी कि हमारा सप्लाई कर्व है वो रिलेटेड होता है प्राइस के साथ, इसलिए जो इसका ढलान होता है वो ऊपर की तरफ होता है, नीचे से ऊपर की तरफ होता है। और ये इन्होंने कारण दे रखे हैं कीमत और पूर्ति की मात्रा में ऋणात्मक संबंध है। ये गलत है, क्योंकि प्राइस में
और पूर्ति की मात्रा में ऋणात्मक नहीं पॉजिटिव संबंध होता है, इसलिए नीचे से ऊपर की तरफ होता है। तो जो हमारा अभिकथन है, असरेशन है, वो ठीक है, जबकि जो विजन है वो गलत है। तो इनमें ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है। तो ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि हमारा अभिकथन है वो सत्य है, लेकिन जो कारण है वो असत्य है। तो आंसर होगा वो सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन पूछा है आर्थिक समस्या क्या होती है, क्यों उत्पन्न होती है। देखो, आर्थिक जो समस्या होती है वो चुनाव की समस्या होती है, और आर्थिक समस्या यानी कि जो चुनाव की समस्या है वो अर्थशास्त्र की मेन समस्या होती है। अर्थशास्त्र का जो जन्म हुआ है वो आर्थिक समस्या की वजह से ही हुआ है, और आर्थिक समस्या दुर्लभता के कारण उत्पन्न होती है। आर्थिक समस्या वह समस्या है जिसका संबंध वर्तमान साधनों के उचित बंटवारे और भविष्य में साधनों में वृद्धि और के वितरण से है। यानी कि जो आर्थिक समस्या है उसका संबंध ये होता है कि जो हमारे पास है उनका उचित बंटवारा हो सके और भविष्य में इन साधनों में वृद्धि की जा सके, और उसका वितरण आसानी से हो, मतलब वितरण अच्छा हो, ताकि हमारी हर आवश्यकता को पूरा किया जा सके। और जो आर्थिक समस्या है उसको उत्पन्न होने के 3 कारण हैं मेन। एक तो हमारी जो आवश्यकता है वो असीमित है। आवश्यकता असीमित होने का मतलब है जब तक जो इंसान जीवित रहता है उसकी कोई ना कोई आवश्यकता होती है, और ये आवश्यकता कभी ना खत्म होने वाली है। अगर हम एक आवश्यकता को पूरा करते हैं तो तुरंत दूसरी आवश्यकता का जन्म हो जाता है। जैसे पहले एलईडी की जो एलईडी फ़ोन है, स्मार्ट एलईडी टीवी है, स्मार्टफोन है, उनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब स्मार्टफोन और एलईडी स्मार्ट टीवी है उनकी ज़रूरत होती है। एंड्रॉयड फ़ोन हर कोई चाह रहा है। जो हमारी आवश्यकता है वो डे बाई डे इंक्रीज होती रहती है। दूसरा है सीमित व दुर्लभ साधन। हमारी जो आवश्यकता है वो तो असीमित है, लेकिन उसको पूरा करने वाले जो साधन है वो दुर्लभ है। और इनको दुर्लभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो डिमांड है, इनकी जो मांग है, वो हमेशा इनकी पूर्ति से कम होती है। हमें हमें जरूरत ज़्यादा होती है धन की, पैसे की, समय की, साधनों की, लेकिन इनकी जो पूर्ति होती है वो कम होती है, इसको दुर्लभ बोला जाता है। अगर हमारी जितनी आवश्यकता है उतने ही हमारे पास साधन होंगे तो कोई आर्थिक समस्या नहीं होगी। प्रॉब्लम यही है कि जो हमारी ज़रूरत है वो ज़्यादा है, लेकिन इन चीज़ों को पूरा करने वाले जो साधन हैं वो दुर्लभ है। दुर्लभ होने का मतलब इनकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। तो ये जो साधन हमारे पास वो सीमित है। दूसरा जो मेन कारण है वो है वैकल्पिक प्रयोग। जितने भी साधन हैं उनके वैकल्पिक प्रयोग है। वैकल्पिक प्रयोग का मतलब है कि एक साधन या एक वस्तु का प्रयोग आप अलग चीज़ों अलग अलग तरह से कर सकते हो। इकोनॉमिक्स में साधन या वस्तु कोई भी ऐसी वस्तु है या जिससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है वो साधन कहलाता है। तो कोई भी वस्तु, चाहे वो दूध है, चाहे वो लकड़ी है, कोई भी ऐसी वस्तु है या साधन है, उससे हम बहुत सारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। तो हमें चुनाव करना पड़ता है हम अपनी कौन सी आवश्यकता को पूरा करें और कौन सी आवश्यकता का त्याग कर दें। तो ये जो चुनाव की समस्या है यही हमारी आर्थिक समस्या है, और ये आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने के 3 मुख्य कारण हैं। हमारी आवश्यकता सीमित है, साधन सीमित है, और साधनों के वैकल्पिक प्रयोग है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 चित्र की सहायता से कुल आगम और सीमांत आगम में अंतर स्पष्ट कीजिए, संबंध स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू विद ए सर्कल डायग्राम। डायग्राम की मदद से हमें सीमांत आगम में और कुल आगम में संबंध बताना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो कुल आगम है उसे कहते हैं टोटल जो रेवेन्यू होती है हमारी, टोटल रेवेन्यू होती है कि हमने जितने प्रोडक्शन करा है उनकी बिक्री के बाद हमें जो आय मिलती है वो हमारा टोटल रेवेन्यू कहलाता है। जबकि जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है, मार होता है, बताता है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने से हमारी जो टोटल रेवेन्यू क्या डिफरेंस आया है। तो जो हमारी एमआर होती है वो होती है चेंज इन आर डिवाइड चेंज इन क्यू। यानी जब हम प्रोडक्शन में चेंज करते हैं, बिक्री में चेंज करते हैं, तो हमारे टोटल रेवेन्यू में कितना डिफरेंस आता है। इसका जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो होता है TRN माइनस TRN-1। तो जो टोटल रेवेन्यू होती है वो होती है हमारी AR इंटू, AR का मतलब प्राइस होता है। आपने किसी वस्तु का जो उत्पादन करा है अगर आप उसके प्राइस से मल्टीप्लाई करो तो आपका वो TR निकलेगा। जैसे मैंने 5 पेनों का उत्पादन करा है या बिक्री करी, 5 पेनों की बिक्री करी, 5 पेनों, एक पेन का जो प्राइस है 5 रुपये है, तो टोटल जो रेवेन्यू मिली
में वो 25 मिली है। ऐसे ही जो प्राइस इंक्रीज हो जाता है तब भी हमारा टोटल रेवेन्यू वो बढ़ जाता है। और हम प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, बिक्री को बढ़ाएंगे, तब भी हमारा टोटल रेवेन्यू है वो बढ़ जाएगा। तो टोटल रेवेन्यू आपने जो बिक्री करी क्वांटिटी है और जो जिस रेट उसको बेचा है उनकी मल्टीप्लिकेशन होती है, P इंटू क्यू हमारा AR निकलता है। और जो हमारा AR होता है वो कीमत के इक्वल होता है, प्राइस के इक्वल होता है। तो इसलिए जो AR होता है वो होता है हमारा TR डिवाइड में क्यू, और TR है वो P इंटू क्यू है। तो क्यू से जब आप डिवाइड करोगे तो P यानी कि जो हमारा AR है P के ही इक्वल होता है। तो AR को हम कीमत भी बोलते हैं। डायग्राम समझ लेते हैं हम। डायग्राम से समझने के लिए इनकी को ले लेते हैं। जो TR है वो OX पर है, सॉरी TR होता है वो OY पर लेते हैं, और OX पर हम आउटपुट लेते हैं। तो दो डायग्राम इकट्ठे ही बनाए जाते हैं संबंध दिखाने के लिए। तो यहाँ हमने TR लिया है, यहाँ AR और MR लिया है। रिलेशनशिप दिखाना है हमने कुल आगम में यानी TR में, और सीमांत आगम में यानी कि MR में। तो जो हमारा TR होता है टोटल रेवेन्यू होता है। तो जैसे जैसे आप बिक्री को बढ़ाते हैं तो आपका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होता है, और एक मैक्सिमम पॉइंट पर टच करने के बाद ये डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो जो हमारा MR होता है वो जैसे जैसे हमारा TR इंक्रीज होता है तो MR है, क्योंकि यह हमारा TR है वो घटती दर से बढ़ रहा है। तो जो हमारा MR है वो भी घटता है लेकिन पॉजिटिव रहता है। जब TR अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होता है यानी कि B पॉइंट पे होता है उस समय जो हमारा MR होता है वो 0 होता है, कि OX को वो टच करता है उस टाइम हमारा MR इस तरह होगा, इस पर टच करेगा, 0 को टच करेगा। और जब हमारा AR है TR है वो घटना शुरू हो जाता है उस समय जो हमारा MR है वो नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। यानी कि जब तक TR है वो घटती दर से बढ़ रहा है, बढ़ तो रहा है लेकिन घटती दर से बढ़ रहा है, तो MR पॉजिटिव है। और जब TR हमारा अपनी मैक्सिमम सिचुएशन पे, अधिकतम सिचुएशन पे, उस समय जो हमारा MR है वो लो है, और जब TR घट रहा है उस समय हमारा MR नेगेटिव है। तो ये संबंध इन दोनों के बीच में जब TR अधिकतम होता है तो TR और MR का संबंध, जब TR अधिकतम होता है तो अब MR शून्य होता है। जब TR घटता है तो जो MR है वो ऋणात्मक होता है, और जब TR घटती दर से बढ़ता है तो MR घटता है। यानी कि स्टार्टिंग में ये पॉजिटिव है, MR है वो बढ़ रहा है लेकिन घटती दर से बढ़ रहा है, तो जो हमारा MR है वो घट रहा होता है। उसके बाद जो TR है अपनी मैक्सिमम सिचुएशन पे होता है तो MR 0 होता है, और जब TR घटना शुरू होता है तो MR नेगेटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 13 घटते प्रतिफल के नियम की चित्र का सहित व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रिटर्न विद टेबल एंड डायग्राम। घटते प्रतिफल का नियम वह स्थिति जब कुल उत्पाद उस समय घटती दर से बढ़ता है जब स्थिर कारकों के साथ या कारकों की निश्चित इकाई के साथ हम परिवर्तनशील कारक की अधिक इकाई का उपयोग करते हैं। यानी कि उत्पादन तो बढ़ रहा है लेकिन वो घटती दर से बढ़ रहा है, तो उसे घटते प्रतिफल का नियम कहते हैं। तो टेबल देख लेते हैं। टेबल के रिकॉर्डिंग जो लेबर है वो इंक्रीज हो रहा है 1 2 3 4 इस तरह। जो लैंड है वो हमारा कांस्टेंट यानी कि फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। जो लैंड है उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। हर लेवल पर जो लैंड की मात्रा वो 1 है। टोटल प्रोडक्शन है इंक्रीज हो रहा है लेकिन घटती दर से इंक्रीज हो रहा है। जैसे जब आपने एक लेबर का प्रयोग किया था तो जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा था वो यूनिट हो रहा था, 1 यूनिट पर लेबर की, तो टोटल प्रोडक्शन 5 है। जब 1 यूनिट और बढ़ा दी तो टोटल प्रोडक्शन वो 8 हो गया। तो इंक्रीज अगर आपको 8 में और 5 में तो इंक्रीज हुआ 3 का। ऐसे जब 2 से 3 लेबर बढ़ाते हैं यानी कि एक एक्स्ट्रा लेबर को बढ़ाया जाता है तो प्रोडक्शन तो बढ़ गया, बढ़ के 10 हो गया। लेकिन अगर इंक्रीज देखा जाए तो पहले था अब 10 है, तो जो चेंज हुआ है वो सिर्फ 2 का हुआ है। ऐसे जब 4 लेबर को लगाया
तो प्रोडक्शन है वो 11 हो जाता है, बढ़ रहा है। पहले 10 था अब 11 था, लेकिन अब इंक्रीमेंट हुआ वो 1 का हुआ है। आगे जब हम एक लेबर और लगाएं तो इंक्रीमेंट कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि पहले भी 11 था और अब भी 11, तो 0 इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इस जो प्रोडक्शन है वो बढ़ तो रहा है लेकिन घटती दर से बढ़ रहा है। तो इस समय टोटल प्रोडक्शन है वो घटती दर से बढ़ेगा, और जो हमारा एमपी होगा वो भी लगातार घट रहा है। और जैसे अभी हमने उसमें करा था कि जब टोटल प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम सिचुएशन पे होता है, तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो उस समय 0 को क्रॉस करता है, और जब टोटल प्रोडक्शन लगातार घटना शुरू करता है तो हमारा एमपी है वो नेगेटिव हो जाता है। तो आपको सिंपली ये बताना था घटते प्रतिफल का नियम। तो घटते प्रतिफल का नियम आता है, जब आप साधनों की मात्रा बढ़ाते हो तो उत्पादन में जो चेंज होता है घटती दर से चेंज होता है। घटती दर से चेंज होने का मतलब जितनी मात्रा में आपने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लेबर और लैंड का प्रयोग करा है, यानी कि स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधनों का प्रयोग करा है, उत्पादन में चेंज नहीं हुआ है, घटती दर से चेंज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, यदि पूर्ति के स्थिर रहने पर मांग में परिवर्तन का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पूर्ति में कोई चेंज नहीं हो रहा, पूर्ति है वो स्थिर है, तो उसकी वजह से मांग में परिवर्तन किया जा रहा है, तो संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव होगा, हमें चित्र सहित इसकी व्याख्या करनी है। इफ द सप्लाई रिमेन कांस्टेंट, व्हाट इफेक्ट डज ए चेंज इन डिमांड हैव टू बी इक्विलिब्रियम प्राइस। जब किसी वस्तु की पूर्ति स्थिर रहती है तो अगर हम उसकी मांग को बढ़ाएंगे तो बढ़ेगी, और अगर मांग को कम करें तो कीमत कम होगी। इसको हम डायग्राम से समझ सकते हैं। जो संतुलन कीमत होती है वो डिमांड और सप्लाई से निर्धारित होती है। डिमांड कर्व हमारा नेगेटिव होता है, सप्लाई कर्व पॉजिटिव होता है। जैसे हम जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारी संतुलन कीमत और संतुलन प्राइस होता है। तो जैसे इन्होंने क्या रखा है कि पूर्ति में कोई चेंज नहीं करना है और डिमांड में चेंज करना है। तो डिमांड में चेंज होगा तो चेंज दो तरह से हो सकता है, वृद्धि हो सकती है या कमी हो सकती है। तो जो डिमांड कर्व है या तो बढ़ेगा दाईं तरफ जाएगा, या जो है वो बाईं तरफ जाएगा। अगर बाईं तरफ जा रहा है तो इसका मतलब डिमांड कमी आ रही है। तो जैसे ही डिमांड शिफ्ट होगा, डिमांड में कमी होने से जो नया संतुलन बिंदु होगा वो ई से E1 हो जाएगा, आप नाम रख सकते हो। तो इस बिंदु पर जो प्राइस है वो कम होगा, क्योंकि जो डिमांड है वो पहले से कम होगी, और जो मात्रा है संतुलन कीमत संतुलन मात्रा है वो भी कम होगी। क्यू से Q1 हो जाएगी, आप रख सकते हो। सेम इसके ऑपोजिट अगर हम देखें कि जो डिमांड है अगर वो बढ़ जाएगी तो डिमांड वक्र हमारा ऊपर की तरफ हो जाएगा, और जो संतुलन पॉइंट है वो भी ई से E2 की तरफ हो जाएगा, और जो प्राइस है वो भी हमारा बढ़ जाएगा, और जो मात्रा है संतुलन मात्रा है वो भी बढ़ जाएगी। तो सेम वही है, अगर मांग में वृद्धि होगी तो जो क्योंकि जो सप्लाई कर्व है वो कांस्टेंट है, स्थिर है, तो उस समय जो मांग के बढ़ने से जो संतुलन बिंदु हो ई से आप इसका नाम E2 भी रख सकते हो, E1 पे चला जाएगा। इससे क्या होगी, जो मात्रा है वो भी बढ़ गई है और जो प्राइस है वो भी बढ़ गया है। लेकिन अगर जो डिमांड है वो कम हो जाएगी तो उससे जो प्राइस है वो भी कम हो जाएगा और जो मात्रा है वो भी कम हो जाएगी। तो आप दोनों तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उससे रिलेटिव है जो हमें करना है। उत्पादन दे रखे हैं, कुल लागत दे रखी है, आपको कुल परिवर्तनशील लागत और सीमांत लागत निकालनी थी। तो कुल परिवर्तनशील लागत निकालनी पड़ेगी आपको औसत परिवर्तनशील लागत निकालने के लिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कुल लागत दे रखी है, तो आपको कुल परिवर्तनशील लागत निकालने के लिए टोटल फिक्स कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। जो टोटल कॉस्ट होती है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और आपको निकालनी औसत परिवर्तनशील लागत यानी कि ABC निकालनी है। और ABC निकालने का फॉर्मूला होता है TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड में Q। तो आपको पहले टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालनी होगी, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी आपकी टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट। तो टोटल फिक्स कॉस्ट आपको निकालनी होगी। तो आपको में याद रखना पड़ेगा कि जो टोटल फिक्स कॉस्ट होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो या कम हो उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो याद रखने के लिए प्रोडक्शन 0 होता है उसके सामने जो कॉस्ट होती है वो आप टोटल फिक्स कॉस्ट होती है। तो इस
जो टोटल फिक्स होगी आपकी 40 होगी, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी कि टोटल कॉस्ट में से आप टोटल फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दोगे। तो सबसे पहले टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे, तो 40 से टोटल फिक्स कॉस्ट 40 निकालोगे तो वेरिएबल कॉस्ट 0 होगी। ऐसे 60 में से 40 माइनस करोगे तो 20 होगी। 20 में से 40 माइनस करोगे तो 38, 97 में से 40 माइनस करोगे तो 57, और 124 में से 40 माइनस करोगे तो 84। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड में। तो 0 को जब आप 0 से डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी या कि होगी वैल्यू आपकी, और 20 को 1 से डिवाइड करोगे तो 20, 38 को 2 से डिवाइड करोगे तो 19, 57 को 3 से डिवाइड करोगे तो 19, 84 को 4 से डिवाइड करोगे तो 21। ऐसे ही मार्जिनल कॉस्ट निकाल लेंगे। जो मार्जिनल कॉस्ट है वो होती है टोटल कॉस्ट n माइनस टोटल कॉस्ट n माइनस 1, यानी कि आपको टोटल कॉस्ट में से इसको माइनस करना है। तो पहले देखो 0 के साथ जो मार्जिनल कॉस्ट है वो डैश होगी, नॉट फाइन होगी, क्योंकि जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो हमें बताती है एक्स्ट्रा यूनिट का प्रयोग करने से टोटल कॉस्ट में डिफरेंस आता है। तो 0 पर कोई चेंज नहीं हो रहा है, डैश इसकी होगी। 1 के सामने जैसे जो टोटल कॉस्ट है आपकी वो 60 है, और इससे कितनी थी 40, तो 60 माइनस 40 20 होगी। 2 के सामने आप देखोगे तो 78 माइनस 60 तो 18 होगा। से 3 97 माइनस 78 तो 19, से ही 124 माइनस 97 तो 27। इस तरह आप इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन पूर्ण प्रतियोगिता से प्राइस की विशेषता बताइए। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु के बहुत सारे क्रेता होते हैं, सारे विक्रेता होते हैं, या वस्तु की अनेक प्रतियोगी होते हैं, और किसी भी प्रतियोगी है उसका वस्तु की कीमत पर कोई कंट्रोल नहीं होता, कोई नियंत्रण नहीं होता। जो वस्तु होती है समरूप होती है, और जो कीमत होती है वो एक फर्म द्वारा निर्धारित करके उद्योग द्वारा निर्धारित की जाती है, वो मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित की जाती है। आगे इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। पहले फर्मों या विक्रेताओं की अधिक संख्या होती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो फर्में होती हैं यानी कि जो विक्रेता होती हैं उनकी संख्या अधिक होती है। दूसरी क्रेताओं की अधिक संख्या होती है। प्रतियोगिता बाजार में क्रेताओं की और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, इसलिए किसी एक फर्म का या एक क्रेता का कीमत पर नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि क्रेताओं की संख्या भी अधिक है और विक्रेताओं की संख्या भी। थर्ड है समान कीमत होती है और समान समरूप वस्तुएं होती हैं। वस्तु विभेद नहीं मिलता, हर रंग में, रूप में, आकार में, डिजाइन में जो वस्तुएं होती हैं वो समान होती हैं, उनमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होता है। फोर्थ है पूर्ण ज्ञान, क्रेता विक्रेता दोनों को ही कीमत की पूरी जानकारी होती है। फिफ्थ है फर्मों को स्वतंत्र निवेश, प्रवेश व छोड़ना। जो फर्में हैं वो अपनी इच्छा अनुसार उद्योग में प्रवेश कर सकती हैं। स्वतंत्र निर्णय या प्रतिबंधों का अभाव। जो फर्म हैं या विक्रेता हैं वो किसी भी वस्तु का जो उत्पादन है या उसकी मात्रा है संबंधी कोई समझौता नहीं करते हैं, और न ही उनके बीच में किसी भी तरह का प्रतिबंध होता है। वो स्वतंत्र है अपना निर्णय लेने के लिए। सेवंथ है पूर्ण गतिशीलता। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो वस्तु है तो बाजार और साधन बाजार में पूर्ण गतिशीलता जाती है। पूर्ण गतिशीलता का मतलब है कि जो वस्तु बाजार है, क्रेता है मर्जी से किसी भी वस्तु को खरीद सकता है, विक्रेता है अपनी उसी वस्तु को बेच सकता है। गतिशीलता दोनों पाई जाती है। और लास्ट है 8 है अतिरिक्त यातायात लागत का अभाव। कोई भी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इसमें नहीं होती, क्योंकि जो वस्तु की कीमत है हर जगह समान होती है, जिसकी वजह से यातायात लागत नहीं होती। 9th समान औसत और सीमांत आगम। जो AR है वो दोनों इक्वल होते हैं, इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में AR बराबर होता है MR के, और वो OX के पैरेलल होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो AR है, AR को हम प्राइस भी बोलते हैं, वो MR के बराबर होंगे, OX के पैरेलल होंगे। इससे भी प्राइस है कि जो फर्में हैं
कीमत स्वीकारक होती हैं और दी हुई कीमत पर वो अपने उत्पाद की मात्रा बेच सकते हैं। आगे क्वेश्चन 17 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 में दो क्वेश्चन हैं। पहला कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत किसे कहते हैं। औसत लागत सीमांत लागत के बीच में संबंध बताइए। और दूसरा क्वेश्चन है मांग की कीमत लोच को मापने की कुल व्यय विधि का वर्णन कीजिए। तो पहले देख लेते हैं लागत, औसत लागत और सीमांत लागत के बीच में क्या संबंध है। लागत किसे कहते हैं। किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए जो भी धन खर्च करना पड़ता है, जो भी व्यय होता है, उसे हम कुल लागत कहते हैं। औसत लागत किसी वस्तु की एक इकाई का उत्पादन करने से, जिसको प्रति इकाई लागत कहते हैं, को औसत लागत कहा जाता है। और जो एवरेज कॉस्ट होती है वो होती है टोटल डिवाइड में क्यू। सीमांत लागत किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत जो चेंज होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे हम सीमांत लागत कहते हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट निकालने का जो फॉर्मूला होता है TC n माइनस TC n माइनस 1, यानी कि टोटल कॉस्ट n इकाई का माइनस टोटल कॉस्ट n माइनस 1 इकाई का। आगे है औसत लागत और सीमांत लागत के बीच संबंध। तो सबसे पहले जो औसत लागत और सीमांत लागत है, दोनों का अनुमान कुल लागत से लगाया जाता है। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला भी हमने करा था, टोटल कॉस्ट डिवाइड क्यू। और जो MC है वो होती है चेंज इन टोटल ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी, यानी कि टोटल कॉस्ट में कितना चेंज हुआ है एक एक्स्ट्रा यूनिट का प्रयोग करने से, जिसका दूसरा फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट n माइनस टोटल कॉस्ट n माइनस 1। सेकेंड जो संबंध है, औसत लागत के घटने पर सीमांत लागत भी घटती है। जब एवरेज कॉस्ट है वो घट होती है, जब एवरेज कॉस्ट घटती होती है तो जो मार्जिनल कॉस्ट है वो भी घटती है और एवरेज कॉस्ट से नीचे होती है। घटते हुए जो एवरेज MC कॉस्ट है वो एवरेज कॉस्ट से नीचे होती है। जब AC घटेगी तो MC घटेगी। इसके अपोजिट जब AC बढ़ रही होती है तो जो MC भी बढ़ती है और AC से ऊपर बढ़ती है। इसका कहने का मतलब ये है कि जब AC घट रही होती है, एवरेज कॉस्ट घटती है, MC भी घटती है। और जब एवरेज कॉस्ट बढ़ती है तो जो मार्जिनल कॉस्ट है वो बढ़ती है। औसत लागत के बढ़ने पर सीमांत लागत भी बढ़ती है। फोर्थ है सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र कॉस्ट के न्यूनतम बिंदु पर कट करता है। जो हमारा AC वक्र होता है वो U आकार का होता है और जहाँ उसका न्यूनतम पॉइंट होता है उस पर MC वक्र उसको क्रॉस करता है। यहाँ से क्रॉस करेगा न्यूनतम बिंदु पर। हमेशा जो MC वक्र है AC वक्र के न्यूनतम बिंदु पर कट करता है। यहाँ से इस डायग्राम से भी देख सकते हो, जब AC घट रही होती है तो जो MC वो भी घट रहा होता है और AC वक्र से नीचे होता है, तो वो न्यूनतम बिंदु पर काटता है। उसके बाद AC बढ़ना शुरू करती है तो MC भी घट रहा होता है। तो जब AC घटती है तो MC भी घटता है, उससे नीचे होता है। जब AC बढ़ रही होती है तो MC भी बढ़ता है और AC से ऊपर होता है। और जो MC वक्र है वो AC वक्र के न्यूनतम बिंदु पर कट करता है। हमेशा जो MC वो AC वक्र के न्यूनतम बिंदु पर कट करेगा। क्वेश्चन नंबर 17 का जो सेकंड पार्ट है कुल व्यय विधि, उसको करेंगे। कुल व्यय विधि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है। इस बार फाइनल एग्जाम में आने के भी इसके चांसेस है, तो इसको आप ध्यान कर लेना। मांग की जो लोच मापने की कुल व्यय विधि है वो मार्शल ने दी थी। मांग की लोच मापने की कुल व्यय विधि का प्रतिपादन डॉक्टर मार्शल ने किया। इस विधि के अनुसार मांग की लोच को मापने के लिए यह मालूम करना चाहिए किसी वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन होता है उस पर किए जाने वाले कुल व्यय में कितना परिवर्तन होता है, किस दिशा में होता है। यानी कि जब प्राइस बढ़ता है या प्राइस कम होता है उस पर जो टोटल एक्सपेंडिचर कम करते हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर पर क्या पड़ता है। तो टोटल एक्सपेंडिचर हमेशा P इंटू Q होता है, यानी कि आपने प्राइस कितना दिया है और उसकी मात्रा कितनी है। अब देख लेते हैं कुल व्यय से, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर से हम इलास्टिसिटी को कैसे मापते हैं। हमें कैसे पता लगेगा कि जो मांग की लोच है वह इकाई के बराबर है, इकाई से कम है, इकाई से ज़्यादा है। तो जब वस्तु की कीमत के कम या अधिक होने से प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है, उससे टोटल एक्सपेंडिचर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जो मांग की लोच होगी वो इकाई के बराबर होगी, जो इलास्टिसिटी होगी वो इकाई के
वन होगी। ऐसे ही जब किसी वस्तु की कीमत कम होने पर कुल व्यय बढ़ जाता है, यानी जो प्राइस है वो कम होगा, जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाएगा। और जब प्राइस है वो बढ़ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाएगा। ये उल्टा संबंध है, ऋणात्मक संबंध है। उस समय जो मांग की लोच होगी वो इकाई से अधिक होगी। थर्ड है, जब किसी वस्तु की कीमत कम होने से कुल व्यय कम हो जाता है और कीमत के बढ़ने से कुल बढ़ जाता है, यानी कि धनात्मक संबंध होता है, तो वस्तु की मांग की जो लोच होगी वो इकाई से कम होगी। यानी कि नेगेटिव रिलेशनशिप होगा तो इकाई से कम होगी, और पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा तो इकाई से अधिक होगी, और चेंज नहीं होगा तो वह इकाई के बराबर होगी, यानी कि जो इलास्टिसिटी है वो इक्वल होगी। आगे इसको टेबल और डायग्राम से देख लेते हैं। तो 3 सिचुएशन है जो अलग अलग से डिसाइड कर रखी है। पहली सिचुएशन है ए की। ए सिचुएशन प्राइस पहले 2 था, तो जो मात्रा 4 थी, तो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 8 होगा। अभी हमने करा था जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है वो P इंटू क्यू होता है। घट कर 1 हो जाती है, जो प्राइस है घट कर 1 हो जाता है, जो प्राइस वो घट कर 1 हो जाता है, और जो मात्रा है वो बढ़कर 8 हो जाती है। तो टोटल एक्सपेंडिचर 8 ही रहता है, यानी कि कुल कोई चेंज नहीं रहता, समान है। तो जो इलास्टिसिटी है वो 1 के इक्वल होगी। और डायग्राम में बिल्कुल सीधी लाइन होती है। ये हम टोटल एक्सपेंडिचर लेते हैं, प्राइस के साथ रिलेट करते हैं टोटल एक्सपेंडिचर को। जो टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ऐसे ही बी पर पहले प्राइस 2 था, उस पर मात्रा को खरीद रहे थे तो एक्सपेंडिचर 8 था। फिर प्राइस घटकर 1 हो जाता है, जो मात्रा है वो बढ़कर 10 हो जाती है, लेकिन जो एक्सपेंडिचर वो भी बढ़कर 10 हो जाता है। पहले 8 था, अब 10 हो जाता है। तो प्राइस कम होने से जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा है, तो उल्टा संबंध है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो जो कुल व्यय बढ़ गया, इसलिए इलास्टिसिटी होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी, और डायग्राम में ये शो है होगा इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। थर्ड सिचुएशन में प्राइस पहले 2 था और घट कर 1 हो जाता है। जो क्वांटिटी है, पहले आप 3 खरीद रहे हो फिर 4 खरीद रहे हो, तो जो एक्सपेंडिचर है पहले 6 था फिर 4 हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे प्राइस कम हुआ तो एक्सपेंडिचर भी कम हो गया। तो सीधा संबंध है, जब सीधा संबंध होता है इलास्टिसिटी होती है वो लेस देन 1 होता है। आज के इस लेक्चर में हमने कंप्लीट सोल्यूशन करा है हाफ ईयरली एग्जाम का, और हाफ ईयरली एग्जाम में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। फाइनल एग्जाम में आपको प्री बोर्ड के एग्जाम में इनमें से कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक्स फॉर